Hello everyone. Today we will start the chapter number 9, Reproduction in Animals. Firstly, understand the chapter's name, Reproduction. Re यानी फिर से, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कि एनिमल्स का या जितनी भी लिविंग थिंग है सभी अपने ही जैसे सेम काइंड के नए अंगवन को बर्थ देती है। रिप्रोड्यूस मतलब अपने ही जैसी स्पीसीज को फिर से जन्म देना, ताकि इस अर्थ पर जो लिविंग थिंग्स है वो बनी रहे और सर्वाइवल करती रहे और ये चेन चलती रहे। ठीक है, नाउ हम जानते हैं जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सर्टन पीरियड तक ही जिंदा रहते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जन्म हुआ है उनकी डेथ भी फिक्स है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद वो नहीं रह पाएंगे अर्थ पर। ठीक है, उनकी डेथ हो जाएगी। सो दीज रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ कम्युनिटी। और अगर लिविंग थिंग इस तरीके से पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई तो इसका मतलब है कि अर्थ से वो लिविंग थिंग कम होती जाएगी, यानी उसकी जो काउंटिंग है अर्थ पर वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सारे डॉग्स हैं तो डॉग्स की लाइफ होती है मैक्स टू मैक्स 15 ईयर या 18-20। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो सपोज़ कीजिए कि सारे ही डॉग की लाइफ सर्वाइवल अगर इतना है तो सारे डॉग्स की अगर डेथ हो जाती है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद तो पूरे डॉग स्पीसीज से धीरे धीरे उनकी काउंटिंग ख़त्म होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल को मेंटेन करना है, यानी कि अगर एक डॉग की डेथ होती है तो उससे अब जितने भी डॉग की डेथ होती है तो अगली बार उसी की डिमांड या जो बोल सकते हैं उन्हीं की जो काउंटिंग है उन्हें फुलफ़िल करने के लिए नए डॉग्स का बर्थ होना भी ज़रूरी होता है। तो जितने भी ऐसी लिविंग थिंग है जिनकी डेथ हो चुकी है तो उन्हीं की कम्युनिटी को फुलफ़िल करने के लिए नए इंडिविजुअल्स का रिप्रोडक्शन होना, रिप्रोडक्शन यानी कि उन्हीं के जैसे सेम स्पीसीज प्रोड्यूस होना, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस रहे। सो रिप्रोडक्शन को हम सिंपल टर्म में डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि नए अंगवन का प्रोडक्शन होना, प्रोड्यूस होना। ठीक है, बाय देयर पेरेंट्स, किसके थ्रू? उनके पेरेंट्स के थ्रू, उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने लास्ट क्लासेस में देखा होगा कि कई सारे डिफरेंस पाए जाते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में। जैसे कि लिविंग थिंग मूव कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकती। लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों कर सकती है लिविंग थिंग, जो कि नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकती है। लिविंग थिंग ग्रोथ करती है, नॉन लिविंग थिंग नहीं करती है। सेम उसी तरह एक फीचर रिप्रोडक्शन भी होता है जो लिविंग थिंग कर सकती है और नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकती। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिप्रोडक्शन, जो कि हमारी अर्थ पर जो स्पीसीज़ है उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो स्पीसीज़ अर्थ से ख़त्म हो जाएगी और नए अंगवन नहीं बने तो वो स्पीसीज़ और ज़्यादा अर्थ पर नहीं रहेगी और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम लाइफ की कंटिन्यूटी चाहते हैं अर्थ पर, इसीलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस ज़रूरी होती है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल। और इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, और यहाँ पर जितनी भी लिविंग थिंग है इस अर्थ पर वो सभी में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, क्योंकि सभी की स्पीसीज़ है वो अर्थ पर कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। नाउ सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के मोड्स पढ़ेंगे, यानी कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो मेनली 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी भी न्यू यंग वन को बर्थ देने के लिए उसके दोनों ही पेरेंट्स
ठीक है, जिसमें हम मेल और फीमेल दोनों को कंसिडर करते हैं। यहाँ 2 पेरेंट्स का मतलब होता है एक मेल और एक फीमेल, दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं। और इस प्रोसेस में जो न्यू एनिमल होता है वो कैसे बनता है, दोनों ही पेरेंट यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है, उनकी सेल होती है, उनकी सेक्स सेल होती है, उस सेल को जिसे हम गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है, उनके गैमेट्स के फ्यूज़न मतलब उनके गैमेट्स आपस में कंबाइन होकर एक न्यू इंडिविजुअल की सेल बनाते हैं। देन वो सेल ग्रो अप करती है और नंबर ऑफ सेल में डिवाइड होती है और धीरे धीरे एक बेबी की स्ट्रक्चर बनती है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पॉइंट आपको लर्न करना है कि इसमें सेक्सुअल मतलब 2 पेरेंट की रिक्वायर्ड होती है, 2 पेरेंट यानी कि एक मेल और एक फीमेल, और उनके जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स मतलब उनकी सेक्स सेल, ठीक है, वो गैमेट्स आपस में कंबाइन होकर न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। इसमें फ्यूज़न प्रोसेस होती है। फ्यूज़न का मतलब होता है कंबाइन होना, ठीक है। अब फ्यूज़न में क्या कंबाइन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होता है, और दोनों जब कंबाइन यानी कि फ्यूज़ होते हैं तो उससे एक सेल बनती है, यानी कि 2 इंडिविजुअल सेल है जिसे हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहा है। अब वो दोनों सेल जब कंबाइन हो जाएगी तो वो एक सिंगल सेल बनेगी, ठीक है, और वही सिंगल सेल धीरे धीरे ग्रोथ करके जाइगोट बनाती है, ठीक है, और दोनों सेल कंबाइन हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी तो क्या बनाएगी, जाइगोट, और वो जो जाइगोट है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर किसी इंडिविजुअल्स की स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्जांपल फिशेस, फ्रॉग, काउज, डॉग्स, हॉर्सेस, ह्यूमन बीइंग्स, ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेकेंड मोड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी यंग वन को बर्थ देने के लिए ओनली सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट मतलब एक ही लिविंग थिंग अपने यंग वन को बर्थ देती है। यहाँ पर गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पर 2 पेरेंट थे तो दोनों के गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और उसी से बेबी बनता है, और यहाँ पर 2 पेरेंट नहीं है, सिंगल पेरेंट है, तो यहाँ गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ जाइगोट भी नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या होता है, किसी एक सिंगल पेरेंट की बॉडी से या तो वो सिंगल पेरेंट अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, या तो अपने ही बॉडी से एक नए यंग वन के स्ट्रक्चर को तैयार करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल पेरेंट ही अपने यंग वन को बर्थ देता है बिना किसी गैमेट के या बिना किसी फ्यूज़न के, ठीक है। नाउ अब कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले हम सेक्सुअल को पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन sexual reproduction 2 parents, 1 male and 1 females are involved, which we have already read. They have different reproductive organ. अब जैसे मेल है और फीमेल है तो दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं। द एडल्ट मेल प्रोड्यूस अ मेल गैमेट्स। अब मेल साइड से या बोल सकते हैं कि मेल क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम क्या है, जनरली तो हम इसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ही कहते हैं, लेकिन मेल गैमेट का जो नाम होता है वो स्पर्म कहलाता है, ठीक है। और जो एडल्ट फीमेल होती है, एडल्ट यानी कि यहाँ पर हम एडल्ट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब मेल और फीमेल अपने सारे ऑर्गन, पूरी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका होता है उसे हम एडल्ट कहते हैं। जब उनकी बॉडी प्रॉपर डेवलप हो चुकी है, जब वो अपने न्यू यंग वन को बर्थ देने के एबल है, इसलिए हम एडल्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एडल्ट फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स का नाम क्या होता है, ओव्यूम। आपको ये नेम लर्न करना है। मेल गैमेट्स का नाम है स्पर्म और फीमेल गैमेट का नाम है ओव्यूम, ठीक है। ओव्यूम भी कहते हैं और इसे सिंपली एग भी कहते हैं, ठीक है। और यही स्पर्म और ओव्यूम दोनों यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं, और इस प्रोसेस को इन दोनों को जब कंबाइन होने वाली जो प्रोसेस होती है उसे हम कहेंगे फ्यूज़न। क्या कहते हैं उसे हम, फ्यूज़न, ठीक है। नाउ और ये जो मेल का मेल गैमेट का प्रोड्यूस करना और फीमेल का फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना, ये जो
प्रोडक्शन है इनके गैमेट प्रोड्यूस करने की, उसे हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब किसी भी एडल्ट मेल का मेल गैमेट प्रोड्यूस करना और फीमेल का फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है आपस में कंबाइन होकर एक नई सेल बनाते हैं, एक नया सेल जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन। देखो पढ़ो, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट का फ्यूज़न करना, फ्यूज़न मतलब कंबाइन करना, किसके साथ? विथ अ फीमेल गैमेट, यानी कि ओव्यूम के साथ, जो कि क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। कब? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जाइगोट इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग। और जाइगोट क्या होता है? जो दोनों के गैमेट को मिलाकर बनाई हुई एक सेल है, जिसको हम कहेंगे फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, और यही किसी यंग वन की शुरुआत होती है, यानी कि जब दोनों गैमेट मिक्स होकर फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट ही उस यंग वन की पहली सेल होती है। अब ये जाइगोट बनने के बाद न्यू यंग वन का बनना शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली सेल का नाम क्या होता है? जाइगोट। उसी की शुरुआत जाइगोट से होती है। अब जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, किसके थ्रू? स्पर्म के थ्रू, यानी कि एग स्पर्म से फ्यूज़ हो गया। एग मतलब फीमेल गैमेट, स्पर्म से जब फ्यूज़ हो चुका है, उसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो वो कहाँ होता है? फीमेल की बॉडी के अंदर भी हो सकता है और फीमेल की बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जो कि कहाँ कहाँ हो सकती है? फीमेल की बॉडी के अंदर या फीमेल की बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर जो फ्यूज़न वाली प्रोसेस है, यानी कि फीमेल गैमेट का मेल गैमेट से फ्यूज़ होना फीमेल की बॉडी के बाहर की तरफ हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर ये फ्यूज़न वाली प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस कहाँ होती है? फीमेल बॉडी के अंदर होती है, तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ ये डायग्राम आपको शो करेगा किस तरह से इनका फर्टिलाइजेशन होता है। देखो, ये पूरी जो सर्कल वाली स्ट्रक्चर है, ये ओव्यूम कहलाता है, जो कि फीमेल गैमेट है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म है, जो कि मेल गैमेट है। ठीक है, ऐसे नंबर्स ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो इस ओव्यूम के अंदर एंटर करके ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक जाइगोट यानी एक सिंगल सेल बनाते हैं। ये इस तरह से, इस स्पर्म का या मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है ये वाला, और एक ये फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है ये वाला, ये दोनों न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फाइनली एक सेल तैयार होती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और यही सेल नंबर ऑफ सेल में डिवाइड होती चले जाती है और एक स्ट्रक्चर बेबी की बनती जाती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, अभी जो मैंने आपको बताया, जो फीमेल बॉडी के बाहर की तरफ होती है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब बाहर कैसे होता है? देखिए, जब फीमेल फ्रॉग जो होती है, ठीक है, और फिश, स्पेशली फ्रॉग और फिश में ऐसा होता है, तो एम्फीबियंस जो बाहर भी रह सकते हैं, जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग क्या रहता है? एम्फीबियन होता है, जो बाहर भी रह सकता है और अंदर भी रह सकता है, यानी कि पानी के अंदर और लैंड पार्ट पर भी, यानी पानी के बाहर भी रह सकता है। तो जो फीमेल फ्रॉग होता है वो अपने एग को इस तरह से रिलीज़ करके जाता है। ठीक है, मतलब उसने वो एग जो थे वो बॉडी से बाहर निकाल दिए। किसने? फीमेल फ्रॉग ने। स्पेशली स्प्रिंग और रेनी सीजन में ऐसा करता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं? पॉन्ड किससे बाहर आते हैं। ठीक, बारिश के समय जब फ्रॉग्स होते हैं ना, मेंढक, वो क्या होता है, पानी या वाटर बॉडीज़ जो होती है उससे बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते हैं तो बाहर आकर वो अपनी एग प्रोसेस देते हैं, यानी कि एग लेइंग प्रोसेस करते हैं। अब ये जो एग है ये क्या है? इस एग के ऊपर एक जेली जैसी लेयर है। ठीक है, आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे होंगे सेंटर, और ये जेली जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जो इस एग को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अंदर वाला एग है और ऊपर जेली जेली है, वो क्या कर रहा है? इस एग को प्रोटेक्शन दे रहा है।
ठीक है। अब जैसे ही कोई फीमेल फ्रॉग एग देती है तो मेल फ्रॉग आकर अपना गैमेट, अपना स्पर्म इस एग के ऊपर रिलीज कर देता है और इस प्रकार फीमेल गैमेट यानी कि ये एग्स है और जो मेल गैमेट से जो इसके ऊपर आकर उसने अपना स्पर्म रिलीज़ किया वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होने के बाद वो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो बाहर हुई है। फीमेल ने अपना एग बाहर दे दिए और जो मेल फ्रॉग था उसने आकर अपना गैमेट बाहर की तरफ मतलब इन एग के साथ मर्ज कर दिया और ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थी वो यहीं हो गई जहाँ पर एग दिए थे और यहीं से फर्टिलाइजेशन होकर यहीं से बेबी फ्रॉग्स बनना शुरू हो गए। यानी कि फीमेल की बॉडी के बाहर की तरफ था, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर यानी फीमेल की बॉडी के अंदर एक वॉर्म होती है जहाँ बोल सकते हैं कि जहाँ बेबी डेवलप होता है, एक स्पेस बनी होती है, ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग फर्टिलाइज होगा वो स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइज तो होगा लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर जाइगोट बनाएगा और जो मेल एनिमल जो भी होता है ना, यानी 2 पेरेंट होते हैं, यानी इसमें जो मेल पार्ट होता है वो अपना स्पर्म कहाँ रिलीज़ करता है, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। और फीमेल बॉडी के अंदर ही उसका जो एग होता है वो उस स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है और जो भी बेबी है उनका जो यंग वन है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल मैमल्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स मतलब स्नैक है वो कैटेगरी और इंसेक्ट कैटेगरी, ठीक है, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ अब 2 और कैटेगरी डिवाइड हुई है जिससे हम कहते हैं विविपैरस या ओविपैरस, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग और हैंस दोनों के अंदर हमने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। बट उसके बाद भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे कि हैन की बॉडी की हैन जो है रहती है उसके अंदर उसका बेबी डेवलप हो रहा है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सेम थिंग ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, ठीक है। जो फीमेल होती है उसी की बॉडी के अंदर बेबी डेवलप होता है। नाउ तो जब ये प्रोसेस होती है उसके बाद भी जो बेबी के बर्थ वाली प्रोसेस है वो 2 टाइप से डिवाइड है। कैसे? या तो डायरेक्ट बर्थ दिया जाता है बेबी को या तो एग की प्रोसेस की जाती है, एग लेइंग प्रोसेस होती है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन बीइंग और हैन दोनों में क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं, जबकि हैंस क्या करती है, पहले एग देती है, ठीक है। तो इस तरह से 2 कैटेगरी और डिवाइड हुई कि ऐसे एनिमल जो जैसे कि डॉग, काऊ, कैट्स, ठीक है, बफेलो, ये सब अपने बेबी को डायरेक्ट बर्थ देती है, अपने यंग वन को डायरेक्ट बर्थ देती है, जिसे हम विविपैरस कहते हैं। जबकि कुछ एनिमल जैसे फ्रॉग है, लिजार्ड है, बटरफ्लाइज है, हैंस है, ये डायरेक्टली बर्थ ना देकर एग लेइंग प्रोसेस करती है। पहले एग देती है और उस एग में प्रॉपर बेबी मैच्योर होने के बाद बाहर आ जाता है एग क्रैक होकर, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओविपैरस। तो विविपैरस, ओविपैरस काफ़ी सिंपल टर्म है, इसको आप इंटरनल और एक्सटर्नल से मर्ज मत कीजिएगा क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों में हो रहा है, विविपैरस, ओविपैरस। बट उसके बाद भी 2 कैटेगरी कैसे डिवाइड हुई, जो अपने बेबी को डायरेक्ट बर्थ देते उसे हम विविपैरस कहते हैं, जो एग लेइंग प्रोसेस करते हैं उसे हम ओविपैरस कहते हैं, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ तो एनिमल्स के बारे में पढ़ा हमने, अब ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नाउ सबसे पहले रिप्रोडक्शन को समझने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि 2 पेरेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो 1 बाय 1 पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, देन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये देखिए, पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स, यूरेथ्रा और पेनिस, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस, सिंगुलर फॉर्म में टेस्टिस होता है और प्लूरल फॉर्म में टेस्टिस, ई और आई का डिफरेंस होता है, प्लूरल है यानी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद स्पर्म डक्ट होती है, ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये 2 स्पर्म डक्ट है जिसको वास्ट डिफरेंस भी कहा जाता है। देन यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा मतलब जहाँ से यूरिन पास होती है, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर जो है बीच में ट्यूब वाली स्ट्रक्चर, ये यूरेथ्रा है, ठीक है।
जहाँ से यूरिन पास होती है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये पेनिस कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्टिस को पढ़ेंगे। टेस्टिस में एक सिंगल फॉर्म है टेस्टिस, सिंगुलर फॉर्म में आई आता है। अब मैन में कितने टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं, ओवल शेप के होते हैं और स्मॉल मस्कुलर पॉच होते हैं। ये मस्कुलर होते हैं, इनमें बोन्स नहीं होती है। ठीक है, और स्क्रोटम होता है आउटसाइड, जो एब्डोमिनल कैविटी में बना होता है। ये स्क्रोटम दिख रहा है, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो इससे जुड़ी हुई होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्क्रोटम एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर एंड कीप्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस अबाउट, मतलब ये एक रेगुलेटर की तरह काम करती है जिसका टेम्परेचर, वो टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन रखती है 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर देन एंड द बॉडी टेम्परेचर विच इज़ नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और साथ में बॉडी का टेम्परेचर भी जब वो स्पर्म को रिलीज करती है। देन द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस अ मेल गैमेट्स कॉल्ड ए स्पर्म। अब इस टेस्टिस का फंक्शन क्या है? ये स्पर्म को यानी कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस, यहाँ से रिलीज करने का काम करता है। एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस अ मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड अ टेस्टोस्टेरोन। साथ में ये मेल के सेक्स हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये याद रखिएगा आप, मेल सेक्स हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। सिंपली टेस्टिस मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है स्पर्म, और साथ में ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और साथ में ये सेक्स हार्मोन को भी मेंटेन करता है, कब रिलीज करना है कब नहीं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट इन टेस्टिस एट द एज ऑफ, अब ये जो टेस्टिस से मेल गैमेट का स्टार्ट होना कब शुरू होता है? 14 to 15 ईयर्स में। ठीक है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो पूरी लाइफ तक चलती रहती है, 14 to 15 ईयर्स से स्टार्ट होकर। नाउ द टेस्टिस ऑफ हेल्दी मेल प्रोड्यूस अबाउट 2 बिलियन स्पर्म एवरी डे, यानी कि अगर एक हेल्दी पर्सन की बात की जाए तो टेस्टिस मेल गैमेट्स को यानी कि 2 बिलियन तक डेली रिलीज कर सकता है। ईच स्पर्म हैज़ अ हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है जिसमें एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल पार्ट होता है। ये स्पर्म सेल होता है। हमने सेल के बारे में पढ़ा होगा, तब मैंने आपको बताया था कि सेल हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, उसमें से ये एक सेल होती है। The tail of the sperm heads helps in the locomotion and sperm in the single cell and all the usual cell component, यानी कि यहाँ पर जो टेल है वो स्पर्म को आगे की तरफ पास होने में या लोकोमोशन करने में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है। सेकेंड है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट, जो मैंने आपको बताया, वो एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरेथ्रा से जॉइंट होती है और जो स्पर्म को टेस्टिस से लेकर आती है और कहाँ तक पास कराती है? मस्कुलर वॉल की तरह होती है, ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है, और ये पास करवाती है सीधी पेनिस के थ्रू बाहर की तरफ। ठीक है, और बस सिंपल यही बताया गया है इसमें। नाउ ये जो फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड रिलीज होता है इसमें सीमेन, जो स्पर्म को आगे की तरफ पास करने में हेल्प करता है। तो ये फ्लूइड क्या करता है? स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि वो भी एक सेल है, तो जब तक वो फर्टिलाइज नहीं हो जाती तब तक उसे एक नॉरिशमेंट यानी जो हेल्दी रहने के लिए सेल को जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए ये प्रोवाइड करता रहता है। नाउ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक लॉन्ग ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर ब्लड फिल्टर होकर यूरिन कलेक्ट होती है, और ये सीधी पेनिस के थ्रू यूरिन को पास करने में हेल्प करती है। और सीधी कहाँ खुलती है? जेनिटल पोर, यानी कि सबसे आउटर या लास्ट पॉइंट होता है पेनिस का, जहाँ से यूरिन पास हो जाती है, बाहर की तरफ आउट हो जाती है। नाउ यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर एज वेल एज द सीमेन, यानी कंसिस्टिंग ऑफ स्पर्म, यानी कि सीमेन वो फ्लूइड है अभी हमने जो पढ़ा जिसमें स्पर्म होते हैं, तो ये दोनों को पास करने का काम करती है, यूरिन को भी और स्पर्म को भी, फ्रॉम अ वास्ट डिफरेंस एंड थ्रू द पेनिस। नाउ पेनिस क्या होता है? एक लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो स्पर्म को इंजेक्ट करता है वजाइना यानी फीमेल बॉडी के अंदर। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो हैज सम एसेसरी ग्लैंड लाइक अ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड bulborethral gland. Secretion of these glands constitute a seminal plasma which is rich in the fructose, calcium and certain enzymes. यानी कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है
वो कई ग्लैंड्स को एक्टिव भी करती है और साथ में उसी ग्लैंड से कुछ प्लाज्मा जैसी स्ट्रक्चर को, सेमिनल प्लाज्मा जैसी स्ट्रक्चर को सिक्रीट करवाने का काम भी करती है, जिसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके पार्ट्स होते हैं पेयर ऑफ ओवेरीज, ओविडक्ट, यूरेटर्स और वजाइना। नाउ ओवेरीज से अगर स्टार्ट करते हैं तो विमेन के अंदर कितनी ओवेरीज होती है? 2 ओवेरी। ठीक है, तो 2 ओवेरीज होती है उसके एब्डोमिनल कैविटी में, जो किडनी के जस्ट नीचे की तरफ होती है। ओवेरीज का फंक्शन क्या है? जो फीमेल गैमेट है, जैसे टेस्टिस का फंक्शन है मेल गैमेट प्रोड्यूस करना, वैसे ही ओवेरीज का फंक्शन होता है फीमेल गैमेट यानी कि ओवा या एग्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और साथ में फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं? ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जिसको आप एस्ट्रोजन भी कहते हैं। इसकी जो स्पेलिंग है, अब ओ लिखा है लेकिन आप इसको एस्ट्रोजन कहेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जैसे कि टेस्टिस मेल के अंदर 2 होते हैं, उनका काम होता है मेल गैमेट प्रोड्यूस करना और साथ में सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। यहाँ पर भी फीमेल जो ओवरीज है इसके अंदर ओवा और एग्स को प्रोड्यूस करना इसका फंक्शन है, और साथ में ये सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, जिसको अपन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो होता है इसके बारे में पढ़ लीजिए। एट प्यूबर्टी द ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स और ओवा, or in human being a single matured egg is released into a oviduct alternatively by one of the ovaries every month। देखो ये 2 ओवेरीज है, ये ओवेरीज एग प्रोड्यूस करती है और ये एग यहाँ से, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ पर आ जाता है सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं ये वॉम्ब। ठीक है, यूट्रस या वॉम्ब भी कहा जाता है, और यहाँ से भी दोनों साइड से। तो हर मंथ 1 by 1 अल्टरनेटिवली एक तरफ से यहाँ से एग प्रोड्यूस होता है, देन नेक्स्ट मंथ यहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो जो एग होते हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, एवरी मंथ। और प्यूबर्टी एज यानी कि जब ये एग रिलीज़ होना शुरू कर दे, वो टाइम को हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी मतलब जहाँ पर बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, जो हार्मोन एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है सारी हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, तो वो एज उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। उस टाइम को कई सारे बॉडी में चेंज आते हैं जो बॉडी को एडल्ट बनाते हैं। ठीक है, नाउ तो एक एक जो एग है अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ में, और जब ये एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो जब ये एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये जो वॉम्ब है इसके अंदर वो जाइगोट बनना शुरू हो जाएगा। और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो सेल है, एग भी एक टाइप की क्या है, सेल है, कुछ इस तरह से बनी हुई, जो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मर जाती है। और मर जाती है तो ये 7 days के अंदर धीरे धीरे इसका जो पूरा बॉडी है वो धीरे धीरे आउट हो जाता है। ठीक है, नाउ ये मेल गैमेट से बड़ी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। नाउ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब मतलब एक थीन और मस्कुलर ट्यूब होती है जो फनल शेप की होती है। इस तरह से आपको फनल शेप नज़र आ रहा होगा, यहाँ से चौड़ा और यहाँ से सकड़ा हिस्सा। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो ओवा या एग प्रोड्यूस होता जा रहा है ओवेरी के थ्रू, उसे कहाँ तक, वॉम्ब तक, यूट्रस तक पहुँचाने का काम करती है। ठीक है, तो सिंपल इसका काम है एक पाथ प्रोवाइड करना। ठीक है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेगी, क्योंकि जब तक ये एग को वॉर्म तक लेकर नहीं आएगी तब तक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। नाउ यूट्रस की बात करते हैं, जिसे हम वॉर्म कहते हैं। वॉर्म को हिंदी में बच्चादानी भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 फैलोपियन ट्यूब जिस जुड़ी होती है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम वॉर्म कहते हैं। यहीं पर कोई भी एग मेल गैमेट से फर्टिलाइज होता है और जाइगोट बनाता है, और इसी प्लेस पर बेबी फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट है वजाइना। वजाइना एक यूट्रस का यानी कि उस वॉर्म का ओपन पार्ट होता है, जो कि मेल गैमेट को वहीं से रिसीव करने का काम करता है, और देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो सम एसेसरी ग्लैंड। अब इसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है इस सिस्टम में। ठीक है,
और जो कि उस जो एग रिलीज़ हुआ है उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।